Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our lecture 31st on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 31 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Last lecture में हमने क्या बात की थी, बहुत सिंपल लेक्चर था लास्ट लेक्चर भी हमारा, जैसे हमारे सारे लेक्चर सिंपल होते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस कर रहे थे और पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में जो हमारे पास लास्ट एक चीज़ रह गई थी, अगर हमने नई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी हो अपने मॉडल के अंदर, अपनी लेट्स से बिज़नेस के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने प्रोडक्शन प्लांट के अंदर, जो भी आप कहना चाहें, तो अगर नई इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉन्च करनी हो, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में हमने देखा कि फिर जो पहले ही ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने फाइंड किया हुआ है उसमें आप कुछ चेंजेस करके आप नया ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात करना स्टार्ट की थी। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं जिनकी हम आज भी बात कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की ही बात कंटिन्यू रखेंगे और इनका सोल्यूशन देख के हम अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या है, बहुत सिंपल सेंस में आपके पास कुछ लेट्स से प्लांट्स हैं, सर्टन जितने भी प्लांट्स हैं, और कुछ डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आपने प्लांट्स में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें और डेस्टिनेशन के ऊपर आपने उनको डिलीवर करनी है। तो अब जहाँ में भी आप लेट्स से एक फैक्ट्री है, उसमें आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फिर 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, उनमें आपने प्रोडक्ट्स भेजनी है। तो अगर 2-3 फैक्ट्रीज हैं, फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप किस फैक्ट्री से किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे प्रोडक्ट्स को भेजें। फिर उसमें हर फैक्ट्री से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर आपने अगर प्रोडक्ट लेके जानी है तो उसकी कॉस्ट होगी, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, तो उस कॉस्ट को आपने मिनिमाइज करना होता है और आपने सारी सप्लाई जो है वो सेंड करनी है और सारी डिमांड जो है मीट करनी है। तो यूजुअली हम सप्लाई और डिमांड दोनों को इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो जितनी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सब की सब आप सेंड कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में। फैक्ट्री में स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में सब भेज देना है। वहाँ पे डिमांड आई हुई है कि इतनी आप हमें भेज दें, इतनी आप हमें भेज दें, इतनी थर्ड वालों को भेज दें। तो जो भी डिमांड आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने वो चीज़ें डिफरेंट जगहों पे सेंड कर देनी है। ठीक है, ओके। अब इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की बात की थी हमने और फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम की बात करनी है आज। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक मैंने आपके सामने रखा, उसी प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था आपके पास कार मैन्युफैक्चरर्स का, और एक और डिफरेंट प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करेंगे। इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स के अराउंड जो है हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारा कोर्स भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या है, आपके पास m सोर्सेज हैं और n डेस्टिनेशंस हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने इसकी बात की थी। आपके पास m सोर्सेज हैं, n डेस्टिनेशंस हैं और सप्लाई फ्रॉम सोर्स i, सप्लाई एट सोर्स i इज a सब i, स्मॉल a सब i, ये जो ai लिखा हुआ ये इसकी सप्लाई है। यहाँ पे इतनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से इतनी प्रोडक्ट सप्लाई की जा सकती हैं। तो A1 जो है वो उतनी प्रोडक्ट पहले सोर्स पे पड़ी हुई, इतनी यहाँ से सप्लाई की जा सकती हैं। A2 पे जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो इसकी टोटल सप्लाई, इतनी प्रोडक्ट्स यहाँ से सप्लाई की जा सकती हैं। जो डेस्टिनेशन है B1, उसकी जितनी डिमांड है वो B1 है। डेस्टिनेशन फर्स्ट डेस्टिनेशन की जितनी डिमांड है उसको B1 कह रहा हूँ, सेकेंड डेस्टिनेशन की जितनी डिमांड है उसको B2 कह रहा हूँ, और फिर nth डेस्टिनेशन की जितनी डिमांड है उसको Bn कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब की सप्लाई और डिमांड हमें नोन होती है कि इतनी सप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, इतनी डिमांड यहाँ पे अवेलेबल है, ये सब हमें नोन होता है। तो हम ये कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल होनी चाहिए यूजुअली। ठीक है, फिर हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, ये भी हम साथ में कहते हैं। यहाँ पे आप देखें 1 से नोड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सब जगह, इसी तरह 2 से भी सब जगह नोड्स एग्जिस्ट करते हैं, m से भी सब जगह नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो
एक हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप सप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हर अगर वन से आप सोर्स वन से डेस्टिनेशन वन पे जाएंगे तो जो आपको कॉस्ट आएगी वो C11 आएगी, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है C11 आएगी पर यूनिट लेट्स से। और X11 आपके आप यूनिट्स हैं, अगर लेट्स से उनको हम डिनोट करेंगे, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप सोर्स वन से डेस्टिनेशन वन पे भेज रहे हैं उनको X11 से डिनोट करेंगे, और जो उनको पर यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम C11 कहेंगे। तो जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी इस नोड पे वो होगी C11 टाइम्स X11, ठीक है। अब हमने करना ये होता है कि ये जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कंप्लीट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है, ये हमारा गोल होता है कि इसमें लेट्स से C11 X11 होगा प्लस C12 X12 होगा, लेट्स से अगर 3 नोड्स हैं तो C13 X13, ठीक है। ये इसमें एक ये होगा ना कि 1 से 1 पे कितना जा रहा है, 1 से 2 पे कितना जा रहा है, 1 से 3 पे कितना जा रहा है, फिर इसी तरह 2 से 1 पे कितना जा रहा है, 2 से 2 पे कितना जा रहा है, 2 से 3 पे कितना जा रहा है। तो ये जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी इसको मिनिमाइज करना, जितनी कॉस्ट इनकर हो रही है सब की सब कॉस्ट आपने मिनिमाइज करनी है। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, सारी सप्लाई और सारी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। आपकी फैक्ट्रीज में स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है, आपने सारे के सारे जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपने अपनी डेस्टिनेशन पे भेजनी है। तो जितना आपका ऑर्डर्स हैं उतनी ही आपकी सप्लाई है, तो सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होंगी, तो सप्लाई और डिमांड की रिस्ट्रिक्शंस आपने पूरी करनी है। तो जितनी सोर्स के ऊपर, सोर्स वन के ऊपर सप्लाई है उतनी सप्लाई वहां से भेजेंगे ना, तो सप्लाई सोर्स वन से उससे ज्यादा नहीं जा सकती। डेस्टिनेशन वन के ऊपर जितनी डिमांड है एग्जैक्टली उतनी भेजेंगे, एग्जैक्टली उतनी भेजेंगे, उससे कम नहीं भेज सकते, उससे ज्यादा भी नहीं भेज सकते, एग्जैक्टली उतनी भेजेंगे। तो अगर वो डिमांड सोर्स वन से पूरी नहीं होती तो आप सोर्स टू पे जाएंगे, और अगर सोर्स टू पे भी पूरी नहीं हो रही तो सोर्स थ्री से पूरी करेंगे। जहां से भी उसकी डिमांड पूरी हो रही है वो आपने अकॉर्डिंगली उसको पूरा करना है, और पूरी डिमांड आपने B1 के ऊपर, डेस्टिनेशन वन के ऊपर सेंड करनी है। एग्जैक्ट जितनी डिमांड डेस्टिनेशन टू की उतनी सेंड करनी है, कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह सारी सप्लाई भी आपने करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। इसका मॉडल क्या होगा, इस प्रॉब्लम का मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो यूजुअल होते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कि XIJ जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। XIJ डिसीजन वेरिएबल्स हैं। आपने किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट्स भेजने हैं, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट्स भेजेंगे, तो हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन पे जितने यूनिट्स आप भेज रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं, यही आपने बताना है कि एक सोर्स से, हर सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट्स हम शिफ्ट करें कि हमारी कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, जितने आप यूनिट्स भेज रहे हैं एक नोड से, एक सोर्स से दूसरे जो डेस्टिनेशन है, तो उसको अगर XIJ यूनिट्स भेज रहे हैं तो हर यूनिट की कॉस्ट CIJ है, मल्टीप्लाई कर लें और फिर सबको ऐड कर दें। सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। इस टोटल कॉस्ट को आपने मिनिमाइज करना है, जितनी कम से कम आप कर सकते हैं उतनी आपने इसको करना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, फॉर ईच सोर्स नोड जो टोटल उसकी सप्लाई है वो इक्वल टू होनी चाहिए, AI इक्वल टू होनी चाहिए, जितनी सप्लाई है वो सब की सब आपने सेंड करनी है। इसी तरह जितनी डेस्टिनेशन की डिमांड है, जितनी भी डिमांड की डेस्टिनेशन है वो सब की सब फुलफिल होनी चाहिए। जितने आप यूनिट्स भेज रहे हैं J के ऊपर, वो उनके सब का सम जो है वो BJ के इक्वल होना चाहिए। ये हम केयर नहीं कर रहे किस सोर्स से आप भेज रहे हैं, लेकिन आप टोटल जो भेजें वो BJ के, जितनी हमारी डिमांड है उसके इक्वल होना चाहिए। उससे कम नहीं भेजेंगे आप, उससे ज़्यादा भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। ओके, सो जनरल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो ये होगा, मिनिमाइज CIJ टाइम्स XIJ सच दैट, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। जितने भी सप्लाई आप I से ले रहे हैं, जो आपका सोर्स I है वो टोटल AI के इक्वल होनी चाहिए, और जितनी भी सप्लाई डिमांड आप J के ऊपर भेज रहे हैं वो सब की सब, उन सब का सम जो है वो BJ के इक्वल होना चाहिए। ये आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपके मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है जिसमें आप कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं, और आपके ऊपर कॉन्स्टेंट्स ये हैं कि सप्लाई और डिमांड जो है वो पूरी फुलफिल हो जानी चाहिए,
ठीक है, ये आपके पास। और जाहिर है जितने भी आप यूनिट्स भेजेंगे या तो आप 0 यूनिट्स भेजेंगे या आप ग्रेटर देन 0 भेजेंगे, नेगेटिव यूनिट्स में भेजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ओके, सो ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम एक डिस्कस करना स्टार्ट की थी कि MG ऑटो एक कंपनी है, उसके 3 प्लांट्स हैं। 3 प्लांट्स कौन कौन सी जगह पे हैं? एक प्लांट लॉस एंजलिस में है, एक प्लांट डिट्रॉइट में है और एक प्लांट न्यू ऑरलियंस में। तो ये तीनों जगह पे US में उनके 3 प्लांट्स हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के। ठीक है, और उनके 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वो है कि एक डेनवर में है और एक मियामी में है। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। तो डेनवर और मियामी के जो प्लांट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, उसकी अपनी डिमांड है और ये इन तीनों की अपनी कैपेसिटी है। जो नेक्स्ट क्वार्टर है, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में जितनी ये भेज सकते हैं, जितनी ये बना सकते हैं ना, लॉस एंजलिस में नेक्स्ट क्वार्टर में 1000 कार्स मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। इसी तरह 1500 डिट्रॉइट में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं अगले 3 मंथ्स में, और 1200 कार जो हैं वो न्यू ऑरलियंस में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं अगले 3 मंथ्स में। ये टोटल हो गई 3700 कार्स आई थिंक। और आपकी क्वार्टरली डिमांड जो है 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की, डेनवर में डिमांड है 2300 कार्स हमें चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और आपका मियामी की डिमांड ये है कि 1400 कार्स हमें चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड है। आपको ये भी पता है कि आप कितनी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और ये भी आपको पता है कि सर्टन आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उनकी डिमांड कितनी है, दोनों सेम है। तो ये 3700 कार्स बन रही हैं और 3700 ही उनकी डिमांड है। ठीक है, तो हम यूजुअली डिमांड के मुताबिक ही बनाते हैं, लेकिन हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं बना सकते जितनी प्लांट की कैपेसिटी है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कार ऑन द डिफरेंट रूट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, अब लॉस एंजलिस से डेनवर भेजनी है कार, $80 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। ठीक है, अगर लॉस एंजलिस से आप मियामी भेजना चाह रहे हैं, $215 आपकी कॉस्ट आएगी पर कार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बहुत हाई कॉस्ट है। इसी तरह डिट्रॉइट से आप डेनवर भेजना चाह रहे हैं तो $100 कॉस्ट आएगी। डिट्रॉइट से मियामी भेजना चाह रहे हैं $108 कॉस्ट आएगी, और न्यू ऑरलियंस से डेनवर $102 और न्यू ऑरलियंस से मियामी $68 जो सबसे कम कॉस्ट है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी इसको थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश की थी कि मे बी सबसे लेमैन आइडिया ये है कि न्यू ऑरलियंस से मियामी में सारी कार्स भेज दें और लॉस एंजलिस से डेनवर में सारी कार्स भेज दें। तो अब ये डिट्रॉइट की कार्स कहाँ जाएंगी, और लॉस एंजलिस अकेला डेनवर की डिमांड पूरी नहीं कर सकता, और इसी तरह न्यू ऑरलियंस अकेला जो है, न्यू ऑरलियंस कितनी कार्स बना रहे हैं, 1200 कार, न्यू ऑरलियंस अकेला वो मियामी की डिमांड नहीं पूरी कर सकता। तो इसका मतलब है डिट्रॉइट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जितनी कार्स चाहिए वो उतनी है जितनी बन रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन रही, कोई स्पेयर कार्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है इन सब जगह से इन दोनों डिट्रॉइट और मियामी में कार्स जाएंगी। आपने जस्ट ये बताना है कि कितनी कार्स भेजनी है, कितनी कार्स कौन से जगह से आप भेजें डेनवर और मियामी में। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली प्रॉब्लम है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, आपने बताना है कि किस लॉस एंजलिस से कितनी कार्स डेनवर भेजूं, लॉस एंजलिस से कितनी कार मियामी में भेजें, डिट्रॉइट से कितनी कार डेनवर में भेजें, डिट्रॉइट से कितनी कार मियामी में सेंड करें, न्यू ऑरलियंस से कितनी कार डेनवर में सेंड करें, और फाइनली न्यू ऑरलियंस से मियामी में कितनी कार जानी चाहिए। तो ये सब आपका बेसिकली प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करके बताना है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इन प्रैक्टिस सम ऑफ द लिंक्स माइट नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, टू डील विद दिस सिचुएशन वी कैन असाइन अ वेरी बिग कॉस्ट ऑन द अनअवेलेबल लिंक्स so that the flow on them are zero in the optimal solution। इसका क्या मतलब है? देखें, कभी कभी ऐसे होता है कि एक जो स्टेशन है, एक जो आपका प्लांट है, वहाँ से किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आप कार्स डिलीवर कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, वहाँ से जो प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक कोई ग्राउंड रूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्राउंड रूट अवेलेबल नहीं है तो आप कार्स वहाँ सेंड नहीं करेंगे। मे बी वेदर इस तरह का है, आईसी रोड्स हैं, वहाँ पे इन दिनों ट्रैफिक जो है वो अवेलेबल नहीं है, ट्रैफिक वहाँ नहीं जा सकती। तो इस केस में क्या होगा, मे बी एक जो आपका प्लांट है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर रूट बहुत डेंजरस है, तो आप उस रूट के ऊपर भी नहीं भेजेंगे। तो
कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पास, जिस तरह मैंने अभी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आपके सामने रखा था, तो हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन के ऊपर एक नोड एग्जिस्ट करता है, हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन के ऊपर एक रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक एज एग्जिस्ट करता है। तो इन हर दो नोड्स के दरमियान एक एज है, जो भी सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगी, उनके दरमियान एक रूट एग्जिस्ट करता है। तो रियल लाइफ सिनारियोज में ऐसा जरूरी नहीं है हो। फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक इमेजिनरी लिंक बनाते हैं दोनों के दरमियान में, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अब इतनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, लेट्स से बाकी सब की $15-20 है, उसकी हम $5000 रख देते हैं। तो अब जाहिर है जब भी मिनिमाइजेशन होगी प्रॉब्लम की, तो उस रूट के अलॉन्ग तो आप कुछ भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हाई है। जो ही आप कुछ उस रूट के अलॉन्ग भेजेंगे तो सारा का सारा फंक्शन की मिनिमाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास एक सोर्स और डेस्टिनेशन है जिनके दरमियान कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर उसके अलॉन्ग हम एक इमेजिनरी रूट बनाते हैं और उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बहुत हाई रखते हैं, जो कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है। जब कंपैरेटिवली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होगी तो फिर जाहिर है मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में जब आप कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं तो उस रूट को आप कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उस रूट के अलॉन्ग अगर आप कुछ भेजेंगे तो वो आपके पास कॉस्ट कभी मिनिमाइजेशन नहीं होगी, आपको जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो मिनिमाइज जब भी कॉस्ट होगी तो उस रूट के अलॉन्ग कोई भी आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। लेकिन वो रूट हमने बना लिया, एक इमेजिनरी रूट, ताकि हमारे पास जो लेट्स से ग्राफ है, ट्री है जो हम बना रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सब के सब नोड्स के दरमियान में एक जो रूट एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारे पास। एक और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बैलेंसिंग द मॉडल। बैलेंसिंग द मॉडल क्या चीज़ है? इन द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल लीनियर प्रोग्रामिंग इज फिजिबल ओनली if the model is balanced. Model is balanced, इसका क्या मतलब है? The total demand equals to the total supply. Okay. अब यहाँ पे रियल लाइफ सिनारियोज में ये इश्यूज हो सकते हैं ना, आपकी समझ में आ रही होगी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब रियल लाइफ सिनारियोज होते हैं तो ये अक्सर ये हो जाता है कि डिमांड जो है सप्लाई को एक्सीड कर जाती है। फॉर एग्जांपल मे बी लेट्स से रमज़ान अगर हमारे पास आ जाए, तो रमज़ान में हमारे पास यहाँ पे डेट्स इतनी नहीं होती ना, तो डेट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो रमज़ान में अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो बाहर से इंपोर्ट हम प्रॉपर नहीं करेंगे, तो आपके पास डेट्स की डिमांड रमज़ान में सप्लाई को एक्सीड कर जाएगी। आम हालात में हमें इतनी डेट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब रमज़ान में अगर हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, पहले से इसको प्लान नहीं करेंगे, तो हमारी डेट्स की जो डिमांड है वो सप्लाई को एक्सीड कर जाएगी। तो ये अक्सर सिनारियो होता है। दूसरा ये होता है अक्सर कि आपके पास डिमांड कम होती है मार्केट में, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिमांड कम हो सकती है, दोनों अक्सर जो है वो सेम नहीं होती। तो अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करना है, तो वो फिजिबल तभी बनेगा जब आपके पास मॉडल बैलेंस होगा। मतलब जो जो डिमांड है टोटल और सप्लाई दोनों सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि इफ वी सम अप ऑल द कॉन्स्टेंट्स फॉर डिमांड एंड ऑल द कॉन्स्टेंट फॉर सप्लाईज वी गेट। अब ये देखें, अगर आप सप्लाई की सारी डिमांड जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड कर दें और जो डिमांड की सारी कॉन्स्टेंट्स ऐड कर दें, तो आपको ये मिलेगा, ये सम ऑफ ए आई, ये जो आपके पास जितनी भी टोटल सप्लाई है और जितनी भी टोटल डिमांड है ये इक्वल होती है। टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड इक्वल टू ये क्या है, जितनी आप प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इफ द मॉडल इज नॉट बैलेंस, अब लीनियर प्रोग्रामिंग हमने लगानी है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा बेसिकली हमें कोई और बहुत पावरफुल वे पता भी नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग ही, सिंप्लेक्स मेथड और इस तरह की चीज़ें ही हमारे पास मेन सोर्स है, मेजर हमारे पास मेथड है जिसको हमने यूज़ करना है। तो अब अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगा, सो वी कैन ऐड अ डमी सोर्स और अ डमी डेस्टिनेशन टू बैलेंस द मॉडल। इसका क्या मतलब है? अब आपके पास जो सप्लाई और डिमांड है वो इक्वल नहीं है। लेट्स से सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब आप क्या करें, एक डमी डेस्टिनेशन क्रिएट कर दें। जितनी सप्लाई ज़्यादा है ना वो उस डेस्टिनेशन पे भेज दें,
प्रॉब्लम बैलेंस हो गया ना, मॉडल बैलेंस हो गया। इसी तरह अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आप फिर भी मॉडल बैलेंस नहीं है। अब आप क्या करें, एक इमेजिनरी सोर्स क्रिएट कर दें, इमेजिनरी सोर्स से बाकी जो हैं डेस्टिनेशन उनके ऊपर सेंड करें, तो वो दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे फिर, सप्लाई और डिमांड। ठीक है। सो इफ टोटल डिमांड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द टोटल सप्लाई, जैसे मैंने अभी पहली एग्जांपल दी आपको, अगर डिमांड सप्लाई से ग्रेटर है देन वी ऐड अ डमी सोर्स। डमी सोर्स ऐड करना है, तो जितनी आपके पास डिमांड है माइनस जितनी आपकी सप्लाई है वो उसकी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जितनी डिमांड ज्यादा है ना, सप्लाई जितनी अवेलेबल है और जितनी डिमांड अवेलेबल है, डिमांड में से सप्लाई माइनस कर दें तो वो सरप्लस सप्लाई है, डिमांड है जो आप पूरी नहीं कर सकते, उसको एक डमी सोर्स के साथ अटैच कर दें। इसी तरह अगर आपके पास डिमांड इज स्ट्रिक्टली लेस देन द टोटल सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो एक आप डमी डेस्टिनेशन क्रिएट करें जिसके ऊपर बाकी जितनी आपकी सप्लाई बचती है वो उसके ऊपर सेंड कर दें। ठीक है। तो आपकी सप्लाई माइनस डिमांड तो वहां चली जाएगी ना जहां जितनी डिमांड है, बाकी जितनी सप्लाई बच जाएगी ना वो उस इमेजिनरी डेस्टिनेशन के ऊपर आप सेंड कर दें। ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा इस तरह मॉडल। और तो मॉडल को बैलेंस होना जरूरी है अगर आपने उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है। और यूजुअली जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल कंसिडर करेंगे वो बैलेंस्ड ही होते हैं पहले से, अगर नहीं है तो बेसिकली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे आप उनको बैलेंस करेंगे। तो अगर तो आपके पास बैलेंस हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप उनको इस तरह बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई करने जाएंगे, इनको सॉल्व करने जाएंगे, तो मॉडल को पहले से बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब इसमें कुछ और मतलब डमी सोर्स और डमी डेस्टिनेशन के ऊपर कॉस्ट क्या आएगी। यूनिट कॉस्ट फ्रॉम अ डमी सोर्स टू एनी डेस्टिनेशन इज 0। और इसी तरह डेस्टिनेशन से किसी सोर्स पे 0 होनी चाहिए ना, उसके अलॉन्ग बेसिकली हम भेज ही कुछ नहीं रहे, वो जो प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं वो सब ऐसे डमी है ना, वहाँ कुछ भी नहीं जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होगी, तो वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड नहीं होगी ना, वो आपका जो आप मैक्सिमम मिनिमाइजेशन कर रहे हैं उसमें वो 0 है, तो 0 किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो 0 कॉस्ट है, तो आपका जो फंक्शन आएगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आप मिनिमाइज, उसमें उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो मिनिमाइज आपका ओरिजिनल फंक्शन ही हो रहा होगा। तो इसके साथ ये जो डमी सोर्सेज और डमी आपकी डेस्टिनेशन है वो उस फंक्शन में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास इसमें अच्छी बात है। अगर हमने इसको कार मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉडल हमने कंसिडर किया उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करें। चेंजेस इस तरह करें कि आपको पता है कि डिट्रॉइट का जो प्लांट है वो 1500 कार्स मैन्युफैक्चर कर रहा था। हम कहते हैं नहीं, वो 1500 नहीं बल्कि 1300 कार्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है। सो टोटल सप्लाई जो है 3500 कार्स हो गई है। ओके। अब लेकिन टोटल डिमांड है 3700 कार। अब डिमांड जो है सप्लाई को एक्सीड कर गई है। अब डिमांड अगर सप्लाई को एक्सीड कर गई है तो एक डमी सोर्स हमें बनाना पड़ेगा जो 200 कार्स आपको प्रोवाइड करे। ठीक है। ये डमी सोर्स आपको बनाना पड़ेगा जो 200 कार्स आपको प्रोवाइड करे। ठीक है। तो अब ये 200 कार्स आप उस डमी सोर्स से ले लेंगे और ये जो डमी सोर्स से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है डेस्टिनेशंस के ऊपर, दोनों डेस्टिनेशंस के ऊपर वो 0 होगी, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड ही नहीं करना, हम जस्ट बैलेंस कर रहे हैं अपने मॉडल को। इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये डमी है सब कुछ, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी इन द एंड। ठीक है। ओके। इसके बाद हम दूसरी सिनारियो भी इसमें ही कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा सिनारियो ये है कि अगर डेनवर पे डिमांड 1900 कार्स हो जाए 2300 की बजाय। ठीक है। अब 1900 400 कम हो गई है डिमांड, 3700 आपकी सप्लाई है, 3300 आप कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सॉरी कार की डिमांड है, 3700 सप्लाई है, 400 एक्स्ट्रा कार्स हैं। अब 400 एक्स्ट्रा कार्स को आप एक डमी डेस्टिनेशन के ऊपर भेजेंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उस डमी डेस्टिनेशन के ऊपर इन 400 कार्स को लेके जाने की वो आपकी 0 होगी। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें इन डमी डेस्टिनेशन और डमी सोर्सेज की कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। तो इस तरह आप अपने प्रॉब्लम को बैलेंस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। ये होपफुली आपको क्लियर होगा कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल अगर तो बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो इस तरह उनको फिर डमी सोर्स और डमी डेस्टिनेशन क्रिएट करके जिसकी भी आपको ज़रूरत है दोनों
में से जो भी आपको चाहिए वो आप क्रिएट करके तो उस मॉडल को आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक और इसका स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। लास्ट टाइम भी मैंने हल्की सी इसके ऊपर बात की थी, असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है, बड़ी कंपनियों में ये बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरह मतलब आप मिडल जो की कंपनियां हैं उनमें भी और बड़ी कंपनियों में ये बहुत ज़्यादा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई, मतलब अपनी जो अपने छोटे छोटे काम हैं उनमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको देखिएगा आप कि सीकिंग फॉर असाइनिंग द जॉब फॉर द बेस्ट पर्सन, ठीक है, जो बेस्ट पर्सन आपके पास अवेलेबल है उसको आपने जॉब असाइन करनी है, ठीक है। और जनरल मॉडल ये है कि n वर्कर्स हैं आपके पास और n ही जॉब्स हैं, n वर्कर्स और n जॉब्स हैं। ये आप इसमें थोड़ा फर्क देखिएगा, वहां पे ये था कि आपके पास m सोर्सेज थे और n आपकी डेस्टिनेशंस थी, दोनों डिफरेंट थे। यहाँ पे दोनों सेम है, जो सोर्सेज और डेस्टिनेशंस हैं दोनों सेम होंगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में और इसमें पहला फर्क ये है कि इसमें सोर्सेज और डेस्टिनेशंस दोनों सेम होती हैं। आप यहाँ सोर्सेज में जॉब्स को कह लें और डेस्टिनेशन में वर्कर्स को, तो सोर्सेज जो जॉब्स हैं वो वर्कर्स को डिलीवर होंगी, ठीक है। तो बेसिकली एक जो जॉब है वो यूजली एक ही वर्कर को डिलीवर होती है, ये अभी आपके सामने आ रहा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ असाइनिंग वर्कर आई टू जॉब जे इज गिवन बाय CIJ, ठीक है। जो जॉब जे है उसको अगर आप वर्कर आई असाइन करेंगे, मतलब जॉब लेट्स से 3 है उसको वर्कर 1 अगर आप असाइन करेंगे तो उस पे जो आपकी कॉस्ट आएगी उसको हम डिनोट करें C13 से, ठीक है। तो जॉब 1 अगर वर्कर 3 को आप असाइन करें तो उस पे जो भी कॉस्ट आ रही है वो C13 है। जितने भी आप वो जॉब करने के लिए आपको जितने भी वो पैसे चार्ज कर रहा है उसकी एग्जांपल वो जो है आपके पास C13 है, ठीक है। तो अब क्या है, आपने क्या करना है, गोल इज टू फाइंड द असाइनमेंट विद द लीस्ट कॉस्ट। आपने ये सारी जॉब्स करवानी है, कोई जॉब मिस नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी जॉब परफॉर्म होनी चाहिए, और ये सारी की सारी जॉब्स परफॉर्म होने के साथ साथ जो आपको इन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम होनी चाहिए। इन सब जॉब्स को जो आप परफॉर्म करें, जो इन द एंड कॉस्ट आप पे इनकर हो वो मिनिमम हो, तो तब आपका जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो कंप्लीट होगा। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप ये देख लें कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। कॉस्ट फंक्शन सिंपल है ना, कि आप जो जॉब असाइन कर रहे हैं XIJ, वो बेसिकली आप उसकी कॉस्ट है CIJ, तो आप उसको उन सब की कॉस्ट को ऐड कर लें तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करना आपने, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ये हैं कि आप XIJ जो है जितनी भी आप जॉब्स असाइन करें टोटल, जितनी भी आप जॉब्स असाइन करें टोटल, या वर्कर को असाइन होने वाली जॉब जो है वो 1 होनी चाहिए, और जो आपने जॉब असाइन की है हर जॉब वो एक बार असाइन होनी चाहिए, बस एग्जैक्टली एक बार सारी की सारी जॉब्स असाइन करनी है। ये पहली कॉन्स्टेंट, और दूसरी कॉन्स्टेंट दोनों का सिर्फ ये मतलब है कि सारी की सारी जॉब्स असाइन करनी है, और जाहिर है जब सारी की सारी आप जॉब्स असाइन करेंगे तो सारे के सारे वर्कर्स को भी जॉब असाइन होंगी, क्योंकि आप हर वर्कर को एक जॉब असाइन करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक से ज्यादा जॉब्स एक ही वर्कर को असाइन करें, ये आप नहीं करेंगे। एक से ज्यादा जॉब्स आप एक से ज्यादा वर्कर्स को नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह एक से ज्यादा वर्कर्स को आप एक ही जॉब नहीं देंगे, बल्कि जो आप एक जॉब जो है वो एक ही वर्कर को असाइन करेंगे, और हर जॉब असाइन होनी चाहिए, और फिर इन द एंड हर वर्कर भी असाइन हो जाएगा। तो ये आपके पास सम इक्वल टू 1 होना चाहिए दोनों का, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही है, असाइनमेंट प्रॉब्लम इसको हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जॉब्स असाइन कर रहे हैं, और इस असाइनमेंट में m और इज इक्वल टू n है। तो ये एक स्पेशल आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसमें नंबर ऑफ सोर्सेज और नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस दोनों सेम होती हैं। नंबर ऑफ सोर्सेज और नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस दोनों सेम होती हैं, और इसमें जो आपकी कॉन्स्टेंट्स होती हैं उसमें आप यूँ समझें कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 1 होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन जनरल है उसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 हो। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम। अच्छा,
हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर सिंपल है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें अगर हम थोड़ा डिबेट करें तो अब आप कहेंगे कि आपके पास एक कॉन्स्ट्रेंट, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो लीनियर फंक्शन होगा उसको आपने मिनिमाइज करना है, उसके साथ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो सब की सब लीनियर होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर है, कॉन्स्टेंट भी लीनियर है, सारे की सारी कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी की हैं, आपने मिनिमाइज करना है फंक्शन को, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसके ऊपर मैं सिंप्लेक्स मेथड लगा देता हूँ। सिंपल आप लगा दें, ज़रूर लगाएं सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन आप ये देख लें कि आप सिंप्लेक्स मेथड जब लगाएंगे तो इक्वालिटी कांस्टेंट के साथ आपके पास आएगा सिंप्लेक्स मेथड, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बिग एम मेथड लेट्स से लगाते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब यूजुअली ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये हमेशा तकरीबन ये इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर जो है कॉन्स्टेंट्स बहुत ज़्यादा, कितनी होती हैं ये अभी आ रहा है कि कॉन्स्टेंट्स कितनी होंगी, अभी तक हमें ये लग रहा है कि m+n कॉन्स्टेंट्स होंगी ना। तो अभी आपने ये देखा ना कि ये अगर कॉन्स्टेंट्स आप देखेंगे n है, ये कॉन्स्टेंट n है, तो यहाँ पे 2n कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन जो जनरल ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है उसमें ये अगर m हो, ये n हो, तो m+n टोटल कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो अगर आपके पास लेट्स से स्मॉल इनफ भी प्रॉब्लम है, ये जो अभी हम देख रहे हैं इसमें 3 + 2 5 कॉन्स्टेंट्स अभी तक लग रही होंगी, 5 कॉन्स्टेंट्स। अब 5 कॉन्स्टेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स होती हैं। अगर आप इसके ऊपर बिग एम मेथड लगाते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो 5 कॉन्स्टेंट्स और 5 इसके साथ क्या हो जाएंगे, 5 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। तो आपके पास 5 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ गए, और फिर कांस्टेंट देखें कितने वेरिएबल्स के ऊपर कांस्टेंट्स हैं, तो आपके ओरिजिनल वेरिएबल कितने हैं, और आपके पास फिर उसमें आप अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंक्लूड करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड का टेबल काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेटली एक वे है। एक प्रॉब्लम मैं सिंप्लेक्स मेथड, नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड से ज़रूर सॉल्व करूंगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम है वो भी सिंप्लेक्स मेथड है, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड की थोड़ी सी वेरिएशन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इक्वेशंस, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स होती हैं यूजली ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम में, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं फिर अवॉइड करें, अपना जो सिंप्लेक्स मेथड है उसको यूज़ करने को हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें, ठीक है, जहाँ तक हमारे लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम की हमने बात करनी, क्या है ये थोड़ा डिटेल होगी इसकी, क्या कैसे इसमें सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, और प्रॉब्लम्स होते कैसे हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आ रही हैं आगे। तो ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम की अब हमने बात करनी है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको पता है क्या होता है, तो CIJ कॉस्ट है, XIJ आपके पास जो जितने आप यूनिट्स भेज रहे हैं लेट्स से सोर्स I से डेस्टिनेशन J पे, और कॉस्ट हर यूनिट की CIJ आपके पास, तो ये वाला फंक्शन होगा जिसको आपने हमेशा मिनिमाइज करना होगा। तो इसमें जो XIJ हैं वो डिसीजन वेरिएबल हैं, ये आपने बताना है, XIJ फाइंड करके बताना है कितने, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट्स भेजूं, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट सेंड करूं, ये आपने बताना है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे, और ये आपकी कॉन्स्टेंट्स होती हैं यूजली, ठीक है। कुछ सोर्स की कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कुछ आपके पास डेस्टिनेशन की कॉन्स्टेंट्स होती हैं। तो m अगर सोर्सेज हैं तो m सोर्स की कॉन्स्टेंट्स हैं, और n अगर डेस्टिनेशन हैं तो n डेस्टिनेशन की कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, सो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आपको आज ही हमने डिस्कस किया है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है, मतलब जो सप्लाई है टोटल और जो टोटल डिमांड है दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आपके पास बैलेंस्ड है, ये हमारी इसके ऊपर अजम्पशन है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको पता है कि कैसे बैलेंस करना है, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ये बैलेंस है, तो हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो बैलेंस ही होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आपको ये पता है कि m+n जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स जो हैं, और इसमें m×n वेरिएबल्स होंगे। XIJ हर m और हर n के लिए आपके पास एक वेरिएबल होगा, तो टोटल जो XIJ वेरिएबल्स होंगे। तो ये बेसिकली आप यूँ समझे एक m×n मैट्रिक्स है, तो उसकी टोटल एंट्रीज m×n होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें m×n वेरिएबल्स हैं और m+n लीनियर इक्वेशंस हैं। तो वेरिएबल्स अगर
बेसिकली m प्लस n और m क्रॉस n का आपस में रिलेशन होगा। लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है इतने वेरिएबल्स में, तो m प्लस n आपको लगेगा कि इसके सोल्यूशन वेरिएबल्स होंगे ना बेसिक, लेकिन आपने ये भी अज्यूम किया हुआ कि ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। तो ये जितनी भी आपके पास बेसिक वेरिएबल्स आएंगे उनमें से एक बेसिक वेरिएबल जो है वो रिडंडेंट होगा, तो बाकी जो है आपके पास, और ये एक कॉन्स्टेंट भी इसमें रिडंडेंट होती है। तो m प्लस n माइनस वन आपके पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे और m प्लस n माइनस वन ही आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर आप कहना चाहें, कॉन्स्टेंट्स होंगी या लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी। ठीक है, ये अभी हम नेक्स्ट इसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे, इसमें क्या कह रहा हूँ मैं। ओके, तो ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इन जनरल। अब ये आपके पास mg ऑटो मॉडल को इस फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूँ। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वेरिएबल्स टोटल कंसिडर कर लें। अब यहाँ पे मैं अगर एक टेबल बनाता हूँ, लेट्स से थोड़ा ऐसे बहुत स्मॉल टेबल, और आपकी थोड़ा सा ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। चलें, सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 1 है, सोर्स 2 है, डेस्टिनेशन 2 है, सोर्स 3 है यहाँ पे और डेस्टिनेशन 3 नहीं है। तो सोर्सेज आपके पास 3 हैं लेकिन डेस्टिनेशन आपके पास 2 ही हैं। तो आप कैसे सेंड करेंगे, यहाँ से 1 से 1 पे जितनी भी आप चीज़ें सेंड कर रहे हैं, जितनी भी आप प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं ये x11 है। जो सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 2 के ऊपर जितनी भी चीज़ें आप सेंड कर रहे हैं वो x12 है, और सोर्स 2 से डेस्टिनेशन 1 पे x21 है, ये x22 है, ये x31 है और ये x32 है। ठीक है, ये आपके पास हो गया, राइट। सो ये आपके पास टोटल जो चीज़ें आप सेंड कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स कितने हो गए, आपको अभी मैंने बताया था ना कि m, अगर m यहाँ पे 3 है, m आप अगर कहाँ किसके लिए, सोर्सेज के लिए ले रहे, सोर्सेज 3 हैं और आपके पास डेस्टिनेशंस 2 हैं, तो 3 क्रॉस 2 ये आपके पास 6 वेरिएबल्स होने चाहिए। ये 6 वेरिएबल्स हो गए ना, x11 x12 x21 x22 x31 x33, ये टोटल आपके वेरिएबल्स हो गए। अब इसके बाद आपकी इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए, अब ये देख लें। अब इनिशियली हम कह रहे थे 3 + 2 आपके पास 5 इक्वेशंस होनी चाहिए। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 इक्वेशंस होनी चाहिए। बाद में m + n - 1 बेसिक वेरिएबल्स कैसे रह जाते हैं इसकी हम बात करते हैं अभी। तो 5 आपके पास इक्वेशंस हैं। कैसे बन रही हैं, आप कुछ सप्लाई, ये सप्लाई की हैं और ये डिमांड की हैं। सप्लाई की इक्वेशन क्या है कि ये जो आपके पास x11 है यहाँ पे प्लस x21, सॉरी, ये अगर आप पहले सप्लाई की अगर बना लें, x11 प्लस x12 टोटल सप्लाई जो है जो लॉस एंजलिस से आप कर रहे हैं वो 1000 होनी चाहिए, इक्वल 1000 होनी चाहिए। ठीक है, जो डिट्रॉइट से आप कर रहे हैं वो x21 प्लस x22 टोटल 1500 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, एग्जैक्टली 1500। इसके बाद न्यू ऑर्लियन से आप 102 आप न्यू ऑर्लियन से जो सप्लाई कर रहे हैं x31 प्लस x32, ये आपके पास 1200 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप डिमांड की बना लें। जो डिमांड आप x11 जो आप सेंड कर रहे हैं ना, जो मियामी डेनवर पे सेंड कर रहे हैं, x11 प्लस x21 प्लस x31, जो टोटल आप सेंड कर रहे हैं वो 2300 होना चाहिए। और इसी तरह जो आप टोटल मियामी को सेंड कर रहे हैं x12 x22 x32, ये टोटल 1400 होना चाहिए। और जाहिर है ये सब xij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन है और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो 5 कॉन्स्टेंट्स हमने अभी लिखी हैं और आपका कॉस्ट फंक्शन में लिख दिया। तो आपको ये पता है कि इस कॉस्ट फंक्शन को आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और ये सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्टेंट्स होगा। ठीक है, अच्छा चलें इसको देखते हैं। अब क्या है, अब ये देखें कि अगर आप इफ वी सम ऑल द सप्लाई इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ऑल डिमांड इक्वेशंस वी ऑब्टेन 0 = 0। ठीक है, अगर आप ये करें कि इन सप्लाई इक्वेशंस को का सम करें और सप्लाई डिमांड इक्वेशंस को सम करें और आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 0 = 0। इसका क्या मतलब होता है, आप लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने देखे हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी इवन देखना चाहें ना, तो आप इसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा
उसमें आपने बेसिकली देखना है कि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है। अगर आपके पास ये 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी एक रो पूरी 0 हो गई ना, अगर आप एचेलॉन फॉर्म बना रहे हैं। तो इसका मतलब है एक इक्वेशन जो है ये सिस्टम जो है ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ये डिपेंडेंट सिस्टम है। मतलब ये कि सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफरेंट नहीं है, एक इनमें से डिपेंडेंट है। तो वो वाली जो इक्वेशंस है वो रिडंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो बाकी जो टोटल इक्वेशन बचेंगी वो m+n-1 इक्वेशंस बचेंगी, और फिर जाहिर है जितनी इक्वेशंस हैं उतने बेसिक वेरिएबल्स हैं आपके पास, m+n-1 बेसिक वेरिएबल्स होंगे इस केस में, ठीक है। सो एवरी बेसिक सोल्यूशन विल ऑलवेज कंटेन m+n-1 बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। हर जो भी सोल्यूशन आपके पास होगा बेसिक सोल्यूशन, उसके अंदर इतने ही बेसिक वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अच्छा चलें, ओके। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने कॉस्ट को, फंक्शन को मिनिमाइज करना है। आपको याद होगा कि जब भी हम लेते थे वहाँ पे भी कॉस्ट फंक्शन जो आप सिंपलेक्स मेथड से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें एक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन होता था। इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन ये होता था कि आपके पास आप x1 जो भी बेसिक वेरिएबल्स आप ले रहे होते थे उनकी वैल्यूज को आप क्या करते थे, आप जो टोटल आप सेंड कर रहे हैं बेसिकली x1, x2, x3, उस केस में जो भी आप चीज़ें प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो 0 ले लेते थे, ठीक है। अगर वो आप 0 ले लेते थे तो आपके पास वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बन जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर आप कोई भी चीज़ सेंड नहीं करेंगे ना, बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज को 0 कर देंगे, तो आपके पास कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि आपने पूरी सप्लाई और पूरी डिमांड को मीट करना है। तो इस केस में आपकी कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आपकी कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये होगा फिर कि आपने आपका जो प्रॉब्लम है उसका जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना होगा अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके 2-3 मेथड्स हमारे पास नोन हैं जिससे हम इनिशियल एक बेसिक इसका फिजिबल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम करके देखते हैं, यहाँ पे हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से एक मेथड हम बात करें सिर्फ, उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है और इसको वाटर फिलिंग मेथड भी लोग कहते हैं। इसके अलावा 2 मेथड और हैं जिनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी आपकी बुक में अवेलेबल होंगे। कि आपने क्या करना है, अगर आप एक सोर्स से आपने एक इनिशियल इसका सोल्यूशन फाइंड करना है जो इस सारी सप्लाई और डिमांड की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे। इसके अलावा हम कुछ डिमांड नहीं कर रहे। एक इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जो है, जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आप बनाते हैं वो एक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन से कॉरस्पॉन्ड करता है। आपको बेसिक वेरिएबल्स उसमें लिखते हैं आप, तो बेसिक वेरिएबल्स और इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आपका जो अगर इनिशियल टेबल है वो कॉरस्पॉन्ड नहीं करता तो वो आपका इनिशियल सोल्यूशन फिर ठीक नहीं है और फिर आपका सिंप्लेक्स मेथड आगे नहीं चलेगा। तो आपने जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो हमें पता होना चाहिए बेसिकली, और आपका जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है वो उसको कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो अब आपने इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन बनाना है। इसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल मेथड है और बहुत जल्दी आपको इसमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी। अब इसमें करना ये होता है, स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट सप्लायर। तो बेसिकली आप स्टार्ट विद द टॉप मोस्ट जो कॉर्नर है उससे स्टार्ट करें, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में स्टार्ट करें आप, ठीक है। आप क्या करें, और स्टार्ट विद द फर्स्ट सप्लायर एंड गो अलोंग द सप्लायर लिस्ट। कैसे? फॉर ईच सप्लायर लेट द सप्लायर एलोकेट ऑल ऑफ इट रिसोर्सेज टू द डिमांड सेंटर्स गोइंग अलोंग द डिमांड लिस्ट, ठीक है। अपने जितने मैक्सिमम पॉसिबल रिसोर्सेज वो सप्लायर एलोकेट कर सकता है ना किसी को, उतने उसको अलाउ करें कि वो एलोकेट कर दे, ठीक है। तो वो करने के बाद ज़ाहिर है वो डिमांड से बढ़ नहीं सकते ना। अब आप उसको रिसोर्सेज एलोकेट करें, अगर डिमांड से ज़्यादा करें तो वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है ना। तो जितनी डिमांड है मैक्सिमम पॉसिबल उसके अकॉर्डिंगली आप जो सप्लायर है वो एलोकेट कर सकते हैं। एलोकेशन शुड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ ईच सेंटर अनटिल द सप्लायर रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये सप्लायर 1 है ना, लॉस एंजलिस सप्लायर 1 है, ये आपके पास जो डिमांड सेंटर है वो है, ठीक है।
अब लॉस एंजलिस के पास 1000 है, तो अब इसकी डेनवर की डिमांड है 2300, तो अब मैक्सिमम पॉसिबल इसको असाइन करने दें। मैक्सिमम पॉसिबल आपने असाइन किए, इसको आप 1000 असाइन कर दें। ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड स्टार्ट ऐसे होता है कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे डिमांड के अकॉर्डिंगली आप रिसोर्सेज असाइन कर सकते हैं ना, वो आप कर दें, तो ये जीरो हो जाएगा ना फिर। ठीक है, इसने 1000 जो इसके पास थे वो टोटल सारे इसको भेज दिए। तो अगर सप्लाई जो है वो जीरो हो गई है ना, तो अब इस लेट्स से रो को आप कैंसिल कर दें, इस रो को कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये सप्लायर आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन डिमांड अभी यहाँ पे 1000 हुई है, 2300 जो है वो अभी डिमांड इनकी है, तो वो 2300 डिमांड पूरी नहीं हुई। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अब ये सेकंड सप्लायर पे आप आ जाएं। सेकंड सप्लायर पे आप आएंगे तो सेकंड सप्लायर 1500 उसके पास टोटल है, लेकिन डिमांड तो जो बाकी रह गई है टोटल वो 1300 है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो सेकंड सप्लायर डेट्रॉइट को असाइन कर सकता है वो है 1300, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 200 जो है वो बचती है अभी ना, 200 यहाँ पे सप्लाई बचती है। तो ये सेकंड सप्लायर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड सप्लायर अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसके पास 200 बचता है। तो अब ये सेकंड सप्लायर वाला जो रो है ये कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया है, तो इसको बाकी कॉलम को क्रॉस कर दें आप, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करें, राइट साइड पे चले जाएं, उसी सप्लायर की रो में आगे जाएं, और ये 200 जो इसके बाकी रह गए ना वो मैक्सिमम पॉसिबल है, तो वो इसको असाइन कर देंगे कि इसको 1400 चाहिए, ठीक है। इसको 200 आपने असाइन कर दिए, ठीक है, ये भी पूरा हो गया, ठीक है, ये रो कंप्लीट हो गई, ये कॉलम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब 1400 बाकी चाहिए, ये 1200 थर्ड सप्लायर का है, तो ये 1200 यहाँ असाइन कर देंगे। तो ये आपका एक इनिशियल सोल्यूशन है जो आपकी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। तो इससे आपकी टोटल कितनी, आपकी 6 इक्वेशंस है ना, उनमें से 4 बेसिक वेरिएबल्स हैं आपके पास। 4 बेसिक वेरिएबल्स जो आपके पास आ रहे हैं ना, वो बेसिक वेरिएबल्स हैं x11 इज इक्वल टू 1000, और ये वाला कौन सा है, सेकेंड और 1, x21 इज इक्वल टू 1300, x22 इक्वल्स टू 200, और x32 इज इक्वल टू 1200। ये आपका एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ये आपका एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ये आप बेसिक वेरिएबल्स हैं x11, x21, x22, x32, ठीक है, ये 4 बेसिक वेरिएबल्स हैं, और इन 4 की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली, ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ऐसे वर्क करता है। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट सप्लायर, लेट दिस सप्लायर एलोकेट ऑल इट्स रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द सेंटर्स गोइंग अलोंग द लिस्ट ऑफ डिमांड सेंटर्स, ठीक है। अपने सारे रिसोर्सेज उसको एलोकेट करने दें। अगर पहले को सारे कर सकता है तो पहले को सारे कर देगा, इसने पहले को सारे कर दिए, बाकी इसके पास कुछ बचा नहीं, तो इस डिमांड सेंटर को कुछ नहीं दे सकता। चलें, ये यहाँ पे हो गया। अब आप क्या करें, अगर रिसोर्सेज जो हैं, जो आपने अगर मैक्सिमम असाइन कर रहे हैं, तो आपके जो फर्स्ट सप्लायर के रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जब एग्जॉस्ट हो जाएं तो सेकंड सप्लायर पे चले जाएं। सेकंड सप्लायर को आप अलाउ करें कि अपने मैक्सिमम पॉसिबल रिसोर्सेज जो है ना, वो इनमें से किसी एक सेंटर को असाइन कर दे। तो आपने इसके 1300 इसको दे दिए, बाकी 200 बचे। अब ये सप्लायर अभी डन नहीं है, इसके पास और भी रिसोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट इसको 200 आप इसको दे देंगे, और फिर 1200 इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आ गया ना। तो आपके पास ये सोल्यूशन है, इसका बेसिक वेरिएबल्स भी आपको पता चल गए क्या हैं, और आपको एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। x11 इज इक्वल टू 1000, और इसके अलावा क्या है, x21 इज इक्वल टू 1300, ठीक है। और इसके बाद क्या है, x22 इक्वल टू 200, अच्छा, और फाइनली x32 इक्वल टू 1200 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। ये आपके पास हो गया चारों बेसिक वेरिएबल्स। 4 क्या हो गए, ये बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं x11, x21, x22 और x32,
ये 4 बेसिक वेरिएबल्स हैं और ये आपके 4 जो हैं इनका सोल्यूशन है। तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी पता चल गया, बेसिक वेरिएबल्स भी पता चल गए। अच्छा, अब इसको आप इसका अगर आप सिंप्लेक्स टेबल या इनिशियल इन्फॉर्मेशन टेबल अगर आप बनाएं तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखें, जिस तरह हम सिंप्लेक्स टेबल लिखते थे ना, तो उसकी फॉर्म में लिखें आपकी जो ये सारी इंफॉर्मेशन है ना, फिर देखते हैं क्या होता है। ये z वाला क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 आप ले रहे हैं, तो z माइनस 80 x11 आपको पता है, x12 ये यहाँ पे आपके पास जो इसका था ना, आपने बनाई थी इस प्रॉब्लम के लिए, हमने ये इक्वेशन बनाई थी ना। तो अगर इसकी z की इक्वल है ना ये, तो ये हो जाएगा z माइनस 80 x11 माइनस 215 x12, जिस तरह हम पहले करते थे सिंप्लेक्स मेथड में, उसी तरह हमने इसको लिख दिया। और ये कॉन्स्टेंट सारी आपके सामने, ये कॉन्स्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इसको देखें, ये टोटल मेरे पास 6 वेरिएबल्स हैं, x11 x12 x21 x22 x31 और x32। और राइट हैंड साइड इसकी 0 है, ये 1000 आपने अभी देखा, 2300 1500 और 1200, ठीक है। ये आपके पास टोटल है कॉन्स्टेंट्स की, ये कॉन्स्टेंट की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। और ये 1 1 ये जो बेसिक वेरिएबल्स आपको पता चल गए क्या हैं, x11 x21 x22 और x32, ये आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जो इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स हैं वो आपके ये हैं, ठीक है। अब इस इनिशियल डाटा टेबल को आप देखें ज़रा, अगर z वाली रो में आप देखें तो सबसे पहले ये अगर बेसिक वेरिएबल्स हैं 4, तो इन चारों के जो x11 का कॉलम है उसमें यहाँ 0 होना चाहिए, x21 का कॉलम में यहाँ 0 होना चाहिए, और इसी तरह x22 के कॉलम में यहाँ 0 होना चाहिए ना, और इसी तरह x32 के कॉलम में यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 होंगे तो फिर आपके पास ये बेसिकली एक सिंप्लेक्स का टेबल बनेगा। इसके साथ साथ अगर ये बेसिक वेरिएबल है ना, तो ये वाला पिवट एंट्री है, ये 0 होनी चाहिए। इसी तरह ये अगर बेसिक है तो x21 बेसिक वेरिएबल है ना, तो x21 का कॉलम ये है, तो ये वाली एंट्री 1 है, ये वाली एंट्री 0 होनी चाहिए। इसी तरह x22 का कॉलम ये है, तो x22 के कॉलम में ये वाली एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी 0 होनी चाहिए, ठीक है। और x32 के कॉलम में ये वाली एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपने ये एंट्री भी 0 करनी है, ये एंट्री भी 0 करनी है। इसी तरह आपने और क्या करना है, इसके अलावा इसको सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए ये -80 को 0 करना है, इस -100 को 0 करना है, -108 को 0 करना है, -68 को 0 करना है, ठीक है। इसको आप 0 बनाएंगे, ये 3-4 रो ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे। इसको 0 बनाने के बाद आपके पास ये टेबल आएगा, ठीक है। ये टेबल आप देखें, आपके पास आना चाहिए ये, और ये इसका जो फिजिबल सोल्यूशन है उसको भी आप इसमें कंसिडर करें, देखें कौन सा फिजिबल सोल्यूशन आ रहा है। तो इन सब को 0 बनाएं सबसे पहले, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये जो वैल्यूज़ हैं ये 0 होनी चाहिए, और फिर ये देखेंगे ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड आ रही है वो क्या बन रही है, वो यही बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है इसको, ठीक है। तो जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था वो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब अगर ये सिंप्लेक्स टेबल आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये सिंप्लेक्स टेबल आपने कैलकुलेट कर लिया, आप सारे ऑपरेशंस करें, इस सिंप्लेक्स टेबल पे पहुँच जाएं। इस सिंप्लेक्स टेबल पे अगर आप पहुँच जाएंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि ये वाला सिंप्लेक्स टेबल जो है ये ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल क्यों है, ये याद रखें कि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो अगर z वाली रो में कोई भी एंट्री जो है वो पॉजिटिव ना हो, कोई भी एंट्री पॉजिटिव ना हो, तो ये जो सिंप्लेक्स टेबल होगा ये ऑप्टिमल टेबल होगा। तो आप इस z वाली रो को देख लें, z वाली रो में कोई भी एंट्री जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है या 0 है। तो इसका मतलब है ये जो गिवन सोल्यूशन ये ऑप्टिमल है। और ये हम बहुत लकी रहे हैं कि आप हमारे पास ये जो इनिशियल सोल्यूशन है, ये इनिशियल सोल्यूशन है 1000 1300 200 और 1200, ये इन चारों की बेसिक जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। जो हमने इनिशियल वैल्यूज़ कैलकुलेट की नॉर्थ वेस्ट मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, वही हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं। तो हमें इसके बाद इस सिंप्लेक्स मेथड में और कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़े
तो वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आपने जो सोल्यूशन फाइंड कर लिया वही ऑप्टिमल हो गया, ये तो बहुत आसान बात होगी ना। आपने नॉर्थ वेस्ट जो मेथड है वो तो बहुत रैंडमली आप यूँ समझे कि एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, तो इसमें यही बेसिकली अगर ऑप्टिमल है तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपने जो सोल्यूशन नॉर्थ वेस्ट से फाइंड किया वो ऑप्टिमल है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें आगे जाने की जरूरत हो तो फिर उस केस में क्या करेंगे। अगर इससे पहले अगर मैं इस सोल्यूशन को थोड़ा सा एनालाइज करूं, आप ये देखें कि ये आपका ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो ये पड़ा हुआ ना, तो आप कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस से डेनवर में आप 1000 भेज दें, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिखूं 1000 भेज दें यहाँ से, और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से डेट्रॉइट से डेनवर में आप भेज दें 1300, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अच्छा, इसके अलावा डेट्रॉइट से आप मियामी में भेज दें कितने 200, और न्यू ऑरलियंस से आप मियामी में भेज दें 1200। अब देखें इस सोल्यूशन को अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको वाकई काफ़ी ऑप्टिमल लगेगा। आप एक सबसे बड़ी प्राइस थी 215, ठीक है, सबसे बड़ी प्राइस जो थी मेरे पास वो 215 थी मियामी के लिए, तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अब ये देखें कि ये सिर्फ एक बड़ी प्राइस है 108 जो हमें यूज़ करनी पड़ी है। 108 हमें क्यों यूज़ करनी पड़ी है, ये डेट्रॉइट जो है ये 1500 कार्स बना रहा है, 1500 कार्स बना रहा है। तो अगर मैं 1500 के 1500 डेट्रॉइट में भेज दूंगा ना, सॉरी डेनवर में भेज दूंगा, तो फिर ये जो मियामी की इसकी सॉरी लॉस एंजलिस की कार्स हैं ये मैं कहाँ भेजूंगा। अगर लॉस एंजलिस की यहाँ 1500 भेज दिया, यहाँ 800 आएंगी फिर, ठीक है, 1500 और 800 बाकी इनकी 200 कार्स बचेंगी, वो फिर मुझे मियामी में भेजनी पड़ेंगी। अगर मियामी में वो कार्स में भेजूंगा तो $215 में मुझे एक कार पड़ेगी, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ से मुझे मेरी कोशिश ये होनी चाहिए थी शुरू से कि लॉस एंजलिस से मियामी में मैं कुछ ना भेजूँ, कोई एक कार भी वहाँ से सेंड ना करूँ। तो ये सोल्यूशन जो है ये लग भी रहा है आपकी जो रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी थिंकिंग है उसमें भी ये काफ़ी ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलें, अब ये मेरे पास प्रॉब्लम था, इसका सोल्यूशन भी फाइंड हो गया। जो मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सोल्यूशन फाइंड किया वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। आपने इसको कंप्लीट करना है, ये टेबल आपने कंप्लीट करना है, ये सिंप्लेक्स टेबल इसका कंप्लीट आप करके अप्लाई करके फिर आपने इसको छोड़ना है। तो जो आपका इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। जस्ट आपने जो रो ऑपरेशन मैंने सजेस्ट किए हैं वो रो ऑपरेशंस करने हैं आपने, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद जाहिर है ये तो बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल की और सिंपल इसको मैंने करके छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि मैंने एग्जांपल इस तरह चूज़ की है कि जो मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सोल्यूशन आ रहा है वही ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि अक्सर ऐसा नहीं होगा। अगर अक्सर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस केस में हम फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम लगाएंगे। अच्छा, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम लगा लें, या इससे कोई बेहतर थोड़ा सा बेहतर एल्गोरिदम भी एग्जिस्ट करता है तो उसकी हम बात करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इससे बेहतर थोड़ा एल्गोरिदम सिंप्लेक्स एग्जिस्ट करता है तो उसकी हम बात करेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम। ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम की जो कंप्यूटेशंस हैं वो सिंप्लेक्स से कम है, ट्रांसपोर्टेशन की कैलकुलेशंस सिंप्लेक्स से कम है। लेकिन इसमें इशू ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो जब इनिशियली हम कर रहे होते हैं, जब इसको सिस्टमेटिक वे में कर रहे होते हैं तो सिंप्लेक्स से लेंथी है, लेकिन कंप्यूटेशन इसमें कम है। लेकिन जब आप एक दफ़ा मास्टर कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम को तो फिर आप बेसिकली एक टेबल सामने पड़ा होता है, उसमें वैल्यूज ज़रा सी ऊपर नीचे करते हैं आप, तो आपके पास नया नेक्स्ट स्टेप आता रहता है। और आइट्रेशंस इसमें भी करते हैं ना, जिस तरह सिंप्लेक्स की आइट्रेशन है उस तरह यहाँ भी आइट्रेशन होती है। तो आइट्रेशन हम करते रहते हैं और इन द एंड हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह फिर अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही टेकअप करूँगा। तो अब मैं आज का लेक्चर आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ, फिर इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप मज़ीद इसकी बात करेंगे। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात की है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स क्या होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन अगर आपके पास प्रॉब्लम गिवन हो तो उसका मॉडल कैसे बनाते हैं, उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है,
आपके पास कुछ सप्लाई पॉइंट्स हैं, कुछ आपके पास डेस्टिनेशन पॉइंट, डिमांड पॉइंट्स हैं, आपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं लेट्स से, उनको आपने अपने इनिशियल सप्लाई पॉइंट से आपने जो आपका डिमांड है, जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है या आपके सप्लायर्स हैं या आपकी जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनको आपने सेंड करनी है। तो अब आपने प्रोडक्ट सेंड करनी है किसी सोर्स से भी, किसी डेस्टिनेशन के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स को सेंड करेंगे तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। तो आपने इस तरह सेंड करनी है, आपने इस तरह चूज करनी है सोर्स और डेस्टिनेशन कि जो आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है सप्लाई और डिमांड में, वो आपकी मिनिमम हो, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के साथ साथ आपने एक दो बातें ज़ाहिर है इसके साथ अटैच्ड हैं कि आपकी जितनी टोटल डिमांड है वो सब की सब फुलफिल होनी चाहिए और जितनी आपकी टोटल सप्लाई है वो सब की सब यूटिलाइज हो जाए। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपने अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम को हमने देखा, फिर इसके बाद हमने कहा कि इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले हमें एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन चाहिए होता है। तो उस बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमने नॉर्थ वेस्ट मेथड, कॉर्नर मेथड है, उसकी हमने बात की। वो उसमें बहुत सिंपल इवेल्युएशन है जिससे आपको एक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर तो वो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन ही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद हम फिर उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे और उस इनिशियल सोल्यूशन से हम अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे, ये इंशाल्लाह इसके बारे में हमने नेक्स्ट टाइम बात करनी है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट टाइम हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम हम कंप्लीट करके फिर हम इंशाल्लाह अपना कोर्स क्लोज कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.